बचपन में पापा की कही हुई एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि ज़िंदगी में आपसे दो चीज़ें कोई नहीं छीन सकता। एक आपकी सेहत और दूसरा आपका ज्ञान। ज्ञान जो आपको दुनिया में सबसे अलग पहचान देता है, और सेहत जो हर कदम पर आपका सच्चा साथी बनती है। तो आज इन्हीं दो में से एक खजानों पर हम बात करेंगे, जो होगी सेहत पर। वेलकम टू सेहत टॉक्स, और मैं हूँ आपकी होस्ट ज्योति गोयल। इस शो में हम आपकी सेहत से जुड़ी छोटी बड़ी हर परेशानी पर खुलकर बातचीत करेंगे। बात होगी रियल इश्यूज और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की। आज के दौर में हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। लोग लगातार फ़ोन स्क्रॉल करते हैं। आपका मोबाइल और सोशल मीडिया फ्लडेड है हर तरह की जानकारी के साथ, चाहे वो कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो या रोज़मर्रा का कोई सवाल। हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? गूगल करते हैं। लेकिन जब आप उस चीज़ के समाधान के लिए स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तब आपको मिलता है सही सॉल्यूशन। तो ये शो करने का हमारा मकसद ही यही है कि हम आपको समस्याओं के सही समाधान तक पहुंचाएं, जिसके लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर राखी अग्रवाल, जो गायनेकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। डॉक्टर राखी गायनेकोलॉजी में 22 साल का अनुभव रखती हैं, और बेंगलुरु से MBBS करने के बावजूद उन्होंने एक छोटे से शहर में अपना अस्पताल खोला, ताकि दूर दराज के लोगों को भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। डॉक्टर राखी एक विमेन वेलफेयर फाउंडेशन भी चलाती हैं। वेलकम टू सेहत टॉक डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। विमेन जो हेल्थ है अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है। यस। उससे भी कॉम्प्लेक्स है यूट्रस। यस। चाहे एक 12 साल की बच्ची हो जिसको शायद पीरियड्स होने अभी अभी स्टार्ट हुए होंगे, एक 22 साल की फीमेल जो आगे चलकर माँ बनेगी, अपना परिवार शुरू करेगी, चाहे फिर एक 44 साल की महिला जो शायद अपने पेरीमेनोपॉजल फेज में होगी। तो आप उन सबको क्या राय देना चाहेंगी जिससे वो अपने यूट्रस का अच्छी देखभाल कर सके? क्योंकि यूट्रस जो है, अगर जो हेल्दी रहे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, और जिसकी हेल्थ अगर ख़राब होती है तो आपकी हेल्थ ख़राब है। जी बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाया कि एक छोटी बच्ची से लेकर जब एक 11 साल की बच्ची को पीरियड शुरू होते हैं, तब से एक वुमन होने की जर्नी शुरू हो जाती है। और आज मैं चाहती हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसी बारे में कि किस तरह से एक 11 साल की उम्र से लेकर एक मेनोपॉज के बाद तक की एक वुमेन के बारे में चर्चा करेंगे कि यूट्रस का क्या बेसिकली क्या सिग्निफिकेंस है उनकी लाइफ में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी तरह से ख्याल रखा जाए। सबसे पहली बात कि एक बच्ची है, अगर वो 16 साल की या 18 साल की होगी है पर उसको पीरियड्स नहीं शुरू हुए, तो ये एक चिंताजनक विषय है। कई सारे लोग मेरे पास आते हैं, पेशेंट्स आते हैं कि 13 साल में हमारी बेटी के पीरियड शुरू हुए और उसके बाद 6-8 महीने तक कुछ नहीं हुआ, और वो घबरा जाते हैं कि क्या हो गया, इसको 6 महीने से पीरियड क्यों नहीं हुआ। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका अभी पिट्यूटरी सिस्टम जो है, जो अंदर हार्मोन्स का जो एक ब्रेन में सिस्टम होता है, वो ठीक से डेवलप नहीं है। तो कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं है कि अगर एक बार पीरियड हो गया 13 साल में फिर 6 महीने तक नहीं हुआ, तो कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है। अब आती है बाद में बात कि अगर 16 या 18 साल तक पीरियड्स नहीं हुए तो ये ज़रूर एक चिंता का विषय हो सकता है। इसके लिए आपको अपनी महिला चिकित्सक या डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करना होगा और उनसे पता करना होगा कि उसका यूट्रस ठीक है, ओवरीज ठीक है, हार्मोनल सिस्टम की सारी जांच होनी चाहिए। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ही सबसे ज़्यादा यूट्रस की जो है क्या कहते हैं वैल्यू है, या उसके परेशानियां जुड़ी हैं, या उससे जुड़ी कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे उनको कवर कर सकते हैं, बट मेनली इसके अंदर आपको हेल्थ और हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आते हैं, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, और ये सब ज़्यादातर जुड़ी हैं आपकी हाइजीन के साथ। तो बहुत ज़रूरी है कि मदर्स अपनी बेटियों को ड्यूरिंग दैट अर्ली स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन समझाएं कि किस तरह से हाइजीन का ख्याल रखना है, किस तरह से कॉटन की पैंटीज़ पहननी है, या हाइजीन वॉश का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मदर्स के थ्रू ही ये नॉलेज आए। पीरियड्स में जैसे पैड्स का यूज़ करना है, कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना, या कैसे कितने 6 to 8 आवर्स के बाद
पैड्स को चेंज करना है, इस तरह की चीज़ें मदर्स को बहुत ज़रूरी है। या इस तरह के आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं बताना चाहूँगी कि इस तरह की चीज़ें छोटे जो यंग एज की लड़कियां हैं उनको पता होनी चाहिए। किस तरह से अपने सैनिटरी पैड्स डिस्कार्ड कर रहे हैं, उसको फ्लश में नहीं फेंकना, और ये सब चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ हाइजीन के बारे में, चाहे एनी एज ग्रुप, हर एज ग्रुप को हाइजीन के बारे में अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। और जितना हाइजीन अच्छा रखेंगे उतनी प्रॉब्लम्स आपको यूट्रस से कम होंगी। अब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे तो प्रेगनेंसी हो सकती है और कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन सेकेंड थिंग इज़ हार्मोन्स। आजकल मैं देखती हूँ कि हमारी ये जो जनरेशन है जंक फूड बहुत खाती है, प्लस विमेन सारी ज़्यादातर ऑल ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट एंड दे आर वर्किंग, करियर ओरिएंटेड। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल तो बढ़ता ही है, आपके पास समय की भी कमी हो जाती है। तो अपना ध्यान रखना एक सेकेंडरी चीज़ बन जाती है और आप मतलब स्ट्रेस के अंदर आपके हार्मोन सिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। और स्ट्रेस, आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा कि स्ट्रेस विमेन की बॉडी को अलग तरीके से और ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हार्मोन्स और हाइजीन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। पेरीमेनोपॉजल में भी कई सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप हॉट फ्लैशेस या इस तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं या आपकी पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। ये सब अलार्मिंग साइंस हैं जिसके लिए आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर, एक्चुअली पेरीमेनोपॉज जो वर्ड है मैं बहुत हाल फिलहाल में सुन रही हूँ ये वर्ड। क्या ये पहले नहीं होता था या फिर आजकल हो रहा है? तो मेरे ख्याल से जागरूकता की वजह से हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि पेरीमेनोपॉजल जो फेज़ है वो कब से स्टार्ट हो जाता है? सी, पेरीमेनोपॉज की आजकल बहुत रील्स आ रही हैं, तो आई थिंक एवरीबडी इज़ रियली इंटरेस्टेड इन ये क्या चीज़ है। पेरीमेनोपॉज हमेशा से था। पेरीमेनोपॉज इज़ बेसिकली जब आपको मेनोपॉज नहीं हुआ। हम मेनोपॉज तब कैटेगराइज करते हैं जब 1 साल तक किसी महिला को, किसी लेडी को पीरियड नहीं होता, तो दैट इज़ कॉल्ड मेनोपॉज। लेकिन जब ऐसा टाइम होता है, से अबाउट 40 ईयर्स के बाद शुरू हो जाता है कुछ लोगों को, बट एवरेज एज इज़ 45 ईयर्स। तो पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में जो है हॉट फ्लैशेस, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, मूड इनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि हॉर्मोन्स आर जंपिंग इन योर बॉडी लाइक एनीथिंग। तो कोई भी चीज़ आपके अंदर जंप कर रही है तो सोच लीजिए कि आपकी बॉडी किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करेगी। सो पेरीमेनोपॉज पहले तो लोग ध्यान ही नहीं देते थे, लेकिन क्योंकि विमेन लाइक आई सेड इतना स्ट्रेस लेती हैं, आजकल वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव द सेम वर्किंग आवर्स एज मैन। सो जब उनके साथ ये पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप का ये आता है, पहले तो लोग इसको नज़रअंदाज कर देते थे कि क्या है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग ऑफ लाइफ। बट नो, सम पीपल हैव वेरी डिफिकल्ट टाइम ड्यूरिंग दिस पेरीमेनोपॉज, स्पेशली विद हॉट फ्लैशेस। आप सोचिए, आप उसी तरह काम कर रही हैं जैसे कि कोई मेन आर वर्किंग, बट दिस इज योर सिचुएशन। आपको हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं अगर उस समय, या आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो पेरीमेनोपॉज से एसोसिएटेड हैं, बट nobody will know because you're working, you're talking, you're doing your work. So this is also a phenomena कि लोग चाहते हैं कि लोग जाने कि this is also a problematic thing for some women. Okay. तो ऐसी कोई डाइट है या ऐसी कोई सप्लीमेंट्स हैं या फिर कोई एक्सरसाइज वगैरह चीज़ें हैं जिनसे आप अपने यूट्रस को, क्योंकि चीज़ें तो यूट्रस से जुड़ी हैं, आप अल्टीमेटली जो आप कह सकते हैं प्रॉब्लम की वजह भी, या फिर उन चीज़ों को जो आप कह लो कि सोल्यूशन जो देगा वो भी यूट्रस ही दे रहा है ना। तो कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप, जो हमारे आप व्यूअर्स को बताना चाहो, जो अपने घर पे वो चीज़ें कर सकते हैं? नॉट जस्ट पेरीमेनोपॉज, आई थिंक चाहे यंग एज में पीसीओडी है, पीसीओडी से लेके पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज तक सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। आई थिंक मैं आज 51 ईयर्स की हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ में अगर किसी चीज़ ने मुझे बेनिफिट किया है वो है फिजिकल एक्टिविटी। हम किसी भी स्टेज में आकर अगर अपनी फिजिकल एक्टिविटी कम कर देते हैं, चाहे वो योगा, प्राणायाम, ब्रिस्क वॉक, एनीथिंग, जिम, whatever suits your body. It could be different for you, it could be different for me. बट वॉट एवर सूट्स योर बॉडी, आपकी बॉडी को जो सूट करता है, फिजिकल वर्कआउट के 30 मिनट्स आपकी पूरे दिनचर्या का एक भाग होना चाहिए। दैट इज़ अ मस्ट। इससे कई सारे ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे, जो आपका मूड भी अच्छा रखते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट आजकल बहुत वोग में आ गया है।
सो हम क्या करते हैं ना, हम बहुत सारी चीज़ें जंक फूड खा रहे हैं, बहुत सारे हायर कार्ब्स ले रहे हैं, शुगर्स ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे आर रूइनिंग योर बॉडी, दे आर एजिंग योर बॉडी इवन बिफोर दैन यू थिंक। तो उस चीज़ों को अवॉइड करके एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, अपने फ्रूट्स, सैलड, फाइबर को बढ़ा के, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा के, बिकॉज अगेन कोलाजन है, स्किन है, बहुत सारी चीज़ों का हम लोगों को ये होता है कि ध्यान रखना है साथ में। तो उसका ध्यान आप अगर 50 साल की या 60 साल की उम्र में रखेंगे तो क्या फ़ायदा है, ऑलरेडी द डैमेज हैज़ बीन डन। प्रिपरेशन पहले से करनी होगी। सो आई थिंक जैसे स्कूल के अंदर ये पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो फिजिकल एक्टिविटी का एक बहुत ही important रोल है, एंड डाइट। सो डाइट एंड एक्टिविटी आर टू थिंग्स विच विल बाइंड यू थ्रू आउट योर लाइफ, दे विल बी बेनिफिशियल। जैसे अभी आपने बात की पीसीओडी की, जी, पीसीओडी, पीसीओएस, इवन एंडोमेट्रियोसिस एंड पीएमएस, ये आजकल जो यंग बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा है। और एंडोमेट्रियोसिस तो इतना सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है वो भी अपने आप में। तो ये किस वजह से बढ़ रहा है डॉक्टर आजकल? See, all this is hormonal changes in your body. First thing is PCOS, जैसे है पॉलिसिस्टिक ओवरीज होता है, जिसमें ओवरी में बेसिकली क्या होता है कि ओवरी के अंदर एक एग हर मंथ बनता है और वो रप्चर होता है, और अगर वो स्पर्म से मिले तो फर्टिलाइजेशन होती है या प्रेगनेंसी ठहरती है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक सिंपल फंडा। सो अगर पीसीओडी के अंदर क्या होता है, कई सारे छोटे छोटे एग्स बन जाते हैं, बट नॉट वन इज एबल टू मैच्योर। This is about ovulation. That is just one aspect of PCO. दूसरा एस्पेक्ट ये है वेट गेन, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी हो जाती है। तो वैसे भी आप कुछ भी खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स और ये जितनी भी शुगर्स वगैरह खाते हैं, तो ये और पीसीओडी के सिम्टम्स को इन्हांस कर देता है। तो आजकल सेडेंट्री वर्क बहुत हो गया है, लोगों को बैठ के काम करना है, ऑफिस में काम करना है, या इवन घर में खाना बनाना है, तो एक ही जगह खड़े होके दे आर टायर्ड थ्रू आउट द डे, बट उनका फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं हुआ। सो पीसीओडी के केसेस इसलिए भी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं बिकॉज हम अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि पीसीओडी के अगर ट्रीटमेंट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं हमेशा ये नंबर 1 पे है लाइफस्टाइल चेंजेस। ओनली द हार्मोन्स एंड द ट्रीटमेंट कम्स ओनली देयर आफ्टर, मेडिकल हेल्प बाद में, वरना दवाइयाँ खाते रहिए और पीरियड्स आते रहेंगे। व्हाट अबाउट पीएमएस? पीएमएस अगेन ये जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू सेडेंट्री, जो आपका वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जस्ट सिटिंग, नॉट वर्किंग आउट इनफ और नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट, दे आर ऑल रिलेटेड टू दीज थिंग। और साइकोसोमैटिक भी होते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। One more thing, I think you said PCOD, PMS and endometriosis. Then again we are delaying our pregnancies for a longer time. हम लोग career oriented हैं, हम लोग चाहते हैं कि अभी हम pregnant ना हो, we are not ready to take up the responsibility. तो endometriosis is also taking over because of that. Again वो फिर एक chain reaction बन जाता है। endometriosis की वजह से fertility नहीं होती, फर्टिलिटी डिले करने की वजह से एंडोमेट्रियोसिस को और बढ़ावा मिलता है। सो इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन। एक फीमेल को थ्रू आउट हर लाइफ हेल्दी रहने के लिए वो कौन से टेस्ट आप सजेस्ट करोगे जो उसको रेगुलर में करवाने चाहिए, कि वो एवरी ईयर करवाए और मे बी 6 months, कि वो हेल्दी रहे, उसको पता रहे कि हाँ मेरी बॉडी में ये चेंजेस आ रहे हैं? सम ऑफ द टेस्ट आर कॉमन टेस्ट जो सभी के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि आपका सीबीसी हो गया, ब्लड काउंट्स आपके क्या हैं, आपके लिपिड प्रोफाइल हो गई, आपकी रीनल प्रोफाइल हो गई, ब्लड शुगर हो गई। तो ये सब टेस्ट तो जनरल एवरीबडी हैं, लेकिन विमेन के लिए मैं ऐड करना चाहूँगी कि हार्मोनल टेस्ट सच एज थायराइड। Thyroid is a very important hormone which plays a very important role throughout your reproductive journey. So thyroid is one thing. And उसी तरह के कई सारे टेस्ट हैं जो एक ब्रेस्ट के लिए मैं कहना चाहूँगी, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड। अगर आप एक सर्टन एज पे हैं, पेरीमेनोपॉजल एज पे, या आप नोटिस करते हैं कि ब्रेस्ट में कोई गांठ है या कोई सिस्ट है या कोई मास है, तो आपको एक ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। फॉर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जिनके बेबी हो चुके हैं या जो सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो उनके लिए पैप स्मीयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक कि इनके ऊपर एक कड़ी वो रहनी चाहिए कि आप एटलीस्ट once or twice a year इनको फॉलो अप कर रहे हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, तब भी जब आपको प्रॉब्लम्स नहीं हैं। जैसे आपने बोला डॉक्टर, प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और आजकल हम देख रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर लोग सी सेक्शन पर बहुत जा रहे हैं, और इससे जुड़े काफ़ी मिथ भी हैं।
कुछ तो ऐसे हैं कि आप बोलोगे कि जैसे कोई फीमेल आती है वो पहले से प्रिपेयर्ड है कि मुझे सी सेक्शन के लिए ही जाना है, बट आज भी इंडिया में काफ़ी सारे लोग हैं जो ये कहते हैं नहीं हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाएंगे। बट आजकल लोगों में मिथ ये है, मैं आपसे बात करना चाहती थी इस बारे में, कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर जानबूझकर जो है सी सेक्शन करते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक फ़ीमेल है जो आती है आपके पास, सबको पता है कि डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है, तो डॉक्टर कब डिसाइड करता है कि अब तो सी सेक्शन ही होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है? सो लेट मी टेल यू समथिंग दैट सबसे पहली बात ये है कि वी गो बाय द बुक, कि कुछ इंडिकेशंस होती हैं जो डायरेक्ट इंडिकेशंस होती हैं सी सेक्शन के लिए। अदरवाइज आई थिंक एज अ प्रैक्टिशनर मैं 22 साल से इस ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर ही काम कर रही हूँ। सो मेरा जो कंसर्न रहता है कि बेबी एंड द मदर शुड बी फाइन। दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इन माई माइंड, कि किसी ने 9 महीने एक बेबी को रखा है अपने इन द यूट्रस, एंड वो अगर बेबी को कुछ प्रॉब्लम होती है या फीमेल को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो दैट इज़ सिर्फ इस वजह से कि मोड ऑफ डिलीवरी आपने सही चूज़ नहीं किया। सो सही मोड ऑफ डिलीवरी फॉर एवरी पेशेंट, अनलेस के डायरेक्ट इंडिकेशन हो, जैसे कि बच्चा उल्टा है फॉर अ प्राइमी पेशेंट, प्राइमी मीन्स कि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, अगर बच्चा उल्टा है तो देयर इज नो वे शी इज गोइंग फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। सो दैट इज़ वन थिंग। या प्लासेंटा प्रीविया है, यानी कि प्लासेंटा नीचे है, इट्स कवरिंग द माउथ ऑफ द यूट्रस, सो इफ यू गो इन फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी शी विल ब्लीड टू डेथ। सो दीज आर द डायरेक्ट इंडिकेशंस। या फिर नीचे पेल्विस छोटा है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में यू डोंट नो, पेल्विस असेसमेंट हम लोग करते हैं अराउंड द 9th मंथ, जब हमें लगता है कि नीचे की मसल्स रिलैक्स हो गई हैं, और एक पेल्विक असेसमेंट किया जाता है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विल शी बी एबल टू गो इन फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी और नॉट। कुछ लोग होते हैं मुझसे 3rd मंथ में या 4th मंथ में पूछने लग जाते हैं कि नॉर्मल हो जाएगा। दे आर सो वरिड अबाउट नॉर्मल डिलीवरी। आई ऑलवेज टेल देम दैट वाई डोंट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मदर एंड द चाइल्ड बीइंग ओके, रादर देन टेकिंग द स्ट्रेस कि नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा। तो कोई भी डॉक्टर इस तरह से नहीं सोच रहा है कि मुझे सिजेरियन करना है। एंड लेट मी टेल यू अबाउट द मॉनिटरी पार्ट ऑल्सो, क्योंकि आपने ये सवाल उठाया, ये हमारी दुखती राग है, ये हमारी दुखती राग है। टॉक अबाउट दिस कि आजकल लोग ऐसा, आजकल डॉक्टर ऐसा करते हैं कि वो लोग नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराना चाहते और वो लोग सीधे सी सेक्शन कर देते हैं। तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सी इफ आई डिलीवर अ पेशेंट नॉर्मली, तो द मेडिसिन्स यूज्ड आर लेस, एंड इफ आई डिलीवर अ पेशेंट बाय अ सी सेक्शन, 4 दिन पेशेंट रह भी रहा है, आई रन अ नर्सिंग होम, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। सो 4 दिन पेशेंट रह भी रहा है, उसमें मेडिसिन भी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, एंड देयर इज अ लिमिट टू व्हाट यू कैन चार्ज in a normal delivery and in a C-section. But I feel, personally I can tell you that I earn more when I do a normal delivery. That is monetarily, okay? And second thing is also कि मैंने normal delivery कराई, जच्चा बच्चा ठीक है, दोनों the mother and the fetus is fine, the baby is fine. So लोग 10 जगह जाके बोलते हैं कि ये डॉक्टर अच्छा है, because they calculate your, see it's very hard for us also. They calculate your caliber. वो ये सोचते हैं ये डॉक्टर तभी अच्छा है अगर ये नॉर्मल डिलीवरी करा। वही मैंने बोला ना अभी आपको कि इंडिया में तो कम से कम ये है अभी भी कि आप लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाइए, चाहे आप यू आर इन लेबर फॉर 12 आवर्स और 14 आवर्स में भी। क्योंकि हम लोग ये सोच के डिसाइड नहीं करते, हमारा डिसीजनल फैक्टर इज बेस्ड के जो पेशेंट है और उसका बेबी ठीक रहना चाहिए, दे शुड गो आउट हेल्दी फ्रॉम योर हॉस्पिटल। दैट इज़ आर वे ऑफ असेसमेंट। हम ये नहीं सोच रहे दिमाग में कि इसका नॉर्मल होगा या सिजेरियन। समटाइम्स इवन टिल द लास्ट मोमेंट वी डोंट नो। कई ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिन्होंने पूरे पेन्स लिए हैं, हेड नीचे नहीं आया तो हमें एकदम से सी सेक्शन करना पड़ा है। तो कई ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो हम सोच रहे थे कि इनका सिजेरियन होगा, लेकिन उन्हें टाइम से पेन आ गए एंड एवरीथिंग वाज फाइन, सो उनकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई। सो थिंग्स आर टोटली डिपेंडेंट। वी डोंट असेस अ पेशेंट थ्रू दैट। दिस इज़ नेवर आवर वे ऑफ असेसमेंट। डिलीवरी के बाद बहुत सारा वेट पुट ऑन होता है, और खासकर सी सेक्शन में, आई थिंक इफ़ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी। और हाँ, एक दूसरी बात और कि एक्सरसाइज को लेकर बहुत बड़े मिथ हैं। हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो हमारे घर के बड़े जो होते हैं, जो दादी नानी माँ जो होती हैं, वो कहती हैं कि नहीं अभी से आप एक्सरसाइज मत करो बिकॉज यू आर सो वीक फॉर दैट। तो एक्सरसाइज, और ख़ासकर सी सेक्शन के बाद एक्सरसाइज करने की सही टाइमिंग क्या है कि आप कितने टाइम के बाद वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें?
सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं कहूँगी कि आपका 10 kgs वेट अगर मैं कहूँ कि उसी दिन रिड्यूस हो जाता है जब आप डिलीवर करते हो. सो हाउ गुड इट फील्स. इट फील्स गुड ना. यू ऑलरेडी बिकॉज अराउंड 10 kgs वेट आपने पुट ऑन किया हुआ है बिकॉज ऑफ प्लासेंटा, बिकॉज ऑफ लाइकर, यानी कि जो वाटर बैग है वो, एंड द बेबी मस्ट बी लाइक 3.5 kgs. So around 8 to 10 kgs वेट तो आपका उसी दिन कम हो जाता है. So relax, okay? Enjoy this time. आप इसकी जल्दी मत मचाइए कि मुझे कब वेट लूज़ होगा, लेकिन आप हेल्दी जो अपना जो डाइट है और जो भी मैं आगे बताने वाली हूँ. और दूसरी चीज़, एक तो उसी दिन आपका 8 to 10 kgs कम हो गया, राइट? देन सेकेंड थिंग इज स्टार्ट योर ब्रेस्ट फीडिंग एज सून एज पॉसिबल. आपके ब्रेस्ट फीडिंग में ही 400 to 500 कैलोरीज बर्न हो रही है जब बैठे बैठे. प्लस आपके बेबी को इतना कुछ मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, बेबी को इतना फ़ायदा मिल रहा है ब्रेस्ट फीड की वजह से. तो व्हाई नॉट, यू नो, ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कीजिए. तो आप शुरू के 6 से 8 हफ्ते तो इसको लेके निकल सकते हैं ना कि आपने अच्छा वेट भी लूज़ कर लिया है, ब्रेस्ट फीड भी करा रहे हैं आप. अब आती है बात बाद की. तो आपने ये देखना है कि लैक्टेशन में ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है. तो खाएं, लेकिन सेंसिबली खाएं कि आपकी हाई प्रोटीन डाइट हो, स्प्राउट्स हो आपकी डाइट में. अगर आप पनीर खाते हैं या एग्स खाते हैं तो एग वाइट है. तो ये सब चीज़ें आपकी डाइट का एक पार्ट होना चाहिए शुरू से ही, ताकि आपके दिमाग में रहे कि हमने कार्ब्स और शुगर्स को कम करके रखना है इफ़ वी वांट टू ग्रेजुअली रिड्यूस वेट. आप शुगर या कोई क्रैश डाइट पे मत जाइए ड्यूरिंग योर लैक्टेशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्रैश डाइट्स पे मत जाएं. आपको न्यूट्रिशन मिलेगा तभी आपके बच्चे को भी मिलेगा. आपके बच्चे को भी मिलेगा और आपको भी इस वक्त, क्योंकि आपकी बॉडी रिकवर कर रही है एक प्रॉपर पूरे प्रोसीजर से. सो आपकी रिकवरिंग जो बॉडी है उसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. तो और आप 6 to 8 वीक्स के बाद सिजेरियन सेक्शन में भी आराम से ब्रिस्क वॉक शुरू कर सकते हैं. और हर पेशेंट का डिफरेंट होता है. तो आई थिंक अपनी गायनाकोलॉजिस्ट की सलाह से आप विद इन 2 or 3 months आप एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं. एंड योगा एंड प्राणायाम ऑल्सो यू कैन स्टार्ट आफ्टर 6 to 8 weeks. Okay. So that is not a problem. So I think that will lead to a better outcome. और अगर आप लैक्टेशन अच्छे से कराते रहेंगे, आई टेल मोस्ट ऑफ माई पेशेंट्स हु बिकम फैटर इन प्रेगनेंसी कि ब्रेस्ट फीड कराते रहो. बस ब्रेस्ट फीड अच्छे से कराते रहोगे तो अपना फैट आप बेबी को दे रहे हो. बेबी विल बेनिफिट and you will lose your weight. So breastfeeding is one such thing जो लोग सोचते हैं कि नहीं जल्दी हटाओ. So I think that should be emphasized कि वो help करती है आपके weight reduction में भी. तो जब हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग और बच्चे को फीड कराने के बारे में, तो फीड कराने का सही तरीका क्या है? कई लोग हैं जो रात को, भाई माँ है पूरे दिन बच्चे के साथ थक जाती है, रात को वो लेट के दूध पिलाती है. या फिर कई लोग हैं, मैंने देखे हैं कि बैठ के, और आजकल जो फैंसी पिलोज आते हैं, आई डोंट नो वो कितने यूजफुल होते हैं, मेरे घर में तो नहीं है, तो उस पे दूध पिलाते हैं. कई लोग होते हैं खड़े होके गोद में लेके दूध पिलाते हैं. सो सही तरीका क्या है ब्रेस्ट फीड कराने का जिससे मदर को भी प्रॉब्लम ना हो और बच्चे को तो बिल्कुल भी ना हो? आई थिंक सबसे पहले तो पॉस्चर है. आप कंफर्टेबल होइए कि आपने अपने बेबी को पकड़ा कैसे हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द वे माई हैंड इज़, और बच्चे का सिर यहाँ होना चाहिए. बच्चे का सिर अच्छे से रिलैक्सड हो, रेस्टेड हो, उसकी गर्दन या सिर इस तरह से गिर ना रहा हो. तो बच्चा ठीक से आपने पकड़ना, पहले आपको एक हाथ में आ जाना चाहिए. एंड विद इन दीज 2 fingers आई सजेस्ट टू एवरीबडी दैट विद इन दीज 2 fingers आप निप्पल को हल्का सा स्ट्रेच करके बेबी के चिन पे या साइड पे लगाएं. क्योंकि एक रिफ्लेक्स होता है, अगर आप सीधा बेबी के माउथ पे लगाएंगे तो बेबी एक फेस इधर कर देता है. सो दैट इज अ रिफ्लेक्स. आई थिंक उसकी भी मेहनत लग रही है ना इसमें एक्चुअली. एग्जैक्टली. आई ऑलवेज से कि ना आपको पिलाना आता है ना बच्चे को पीना आता है. सो व्हाई डोंट यू नो इट्स अ प्रैक्टिस. ये भी एक तरह की प्रैक्टिस है. 2 fingers के बीच में इसलिए बिकॉज बच्चे को ब्रीथ करने के लिए उसका नोज हमेशा ओपन रहना चाहिए. सो व्हेन द बेबी इज सकिंग, अगर आपकी फिंगर भी होगी और निप्पल बीच में होगा 2 fingers के बीच में, तो ये फिंगर थोड़ा सा गैप देगी नोज और माँ की ब्रेस्ट के बीच में. सो दैट इज द वे द बेबी शुड बी फेड. और बोथ साइड से इवनली फीड कराना चाहिए. एंड आई ऑलवेज टेल अ न्यू मदर कि आप एक स्टील की डिब्बी लीजिए और उसके अंदर स्टरलाइज करके कॉटन अपने बेड साइड पे रखिए. एंड वाई दैट? बिकॉज बिफोर एवरी फीड यू नीड टू वॉश योर
सेल्फ, मतलब अपनी ब्रेस्ट को क्लीन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट केयर उस समय पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट में निपल्स में क्रैक्स हो जाते हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट painful होती हैं हैं, actually दे आर चीज़ें। वेरी मैंने अपने पेनफुल। घर में भी देखी हैं ये चीज़ें। तो हर 2 आवर्स के अंदर ट्राई करना चाहिए। एंड सम पीपल इवन आस्क कि कब से पिलाना चाहिए बच्चे को दूध। तो नॉर्मल डिलीवरी में विद इन हाफ एन आवर यू हैव टू स्टार्ट योर ब्रेस्ट फीडिंग। बने या नहीं बने, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि कभी 2 या 3 डेज में बनता है, तो आपको भी तो प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 दिन चाहिए, Actually. है ना। तो बने या नहीं बने, तो नॉर्मल डिलीवरी इज आफ्टर हाफ एन आवर, एंड फॉर अ सी सेक्शन विद इन 2 आवर्स यू शुड स्टार्ट योर ब्रेस्ट फीडिंग। तो पॉस्चर का इसमें इतना वो नहीं है, बस द बेबी शुड बी इन अ फाइन पॉस्चर। मदर चाहे बैठी लेटी खड़ी है, हाँ, डाइजेशन में भी एग्जैक्टली। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई टेल ऑल माई फर्स्ट मदर्स इज कि जब आपने बेबी को फीड कराया है तो उसके बाद उसको बर्प कराना क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज जो आपकी सांस की नली और फूड पाइप है वो बहुत क्लोज होती है बच्चे की। जस्ट इमेजिन इफ यू आर लाइंग डाउन एंड आई एम फीडिंग यू ऑल थ्रू द वाइल, आपके लेटे लेटे मैं आपको देती रहूँ ये खाओ आप वो खाओ, तो वो बर्प कराना, क्योंकि बेबी कैनॉट सिट। तो 6 मंथ्स तक जब तक बेबी अपने आप से बैठने नहीं लग जाता, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मदर्स टायर्ड हो जाती हैं रात में, कभी कभी भूल जाती हैं। अगर आप बहुत टायर्ड हो तो बेबी को आप साइड से लिटा दो, सो दैट इवन इफ द बेबी वॉमिट्स, अगर वो वॉमिट करेगा तो उसके कान में जाएगी, कम से कम उसके फूड पाइप में नहीं जाएगी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अ फर्स्ट मदर शुड ऑलवेज नो। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि पहले हमने अपने ना दादी नानी फिर माँ इन सबको कहते हुए सुनते थे कि सही टाइम पे शादी कर लो, फिर सही टाइम पे बच्चे प्लान कर लो। तो एक्चुअली ये जो प्रेगनेंसी प्लान करने की सही उम्र क्या है? आई थिंक बायोलॉजिकली अगर आप मेरे से पूछें तो 20 to 30 years इज़ द राइट एज। Okay. I can say from 25, क्योंकि you know people are finishing their careers and this that, so 25 to 30 would be the best. जहाँ एज बढ़ती चली जाती है, especially after 35 years, risk of chromosomal anomalies जैसे डाउन सिंड्रोम आपने सुना होगा या टर्नर सिंड्रोम, इनके रिस्क बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो एज का जो क्राइटेरिया है Yes. फीमेल्स के लिए या No, मेल no, के लिए भी it's है? for males also. जहाँ मेल्स के भी जो स्पर्म में फ्रैगमेंटेशंस हो जाते हैं, तो क्रोमोसोमल अनोमलीज के चांसेस दोनों मैटर्नल एंड पैटर्नल दोनों बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक द राइट एज वुड बी इफ यू कैन कीप इट बिलो 30, अदरवाइज माई मैक्सिमम 32 years of age should be the right age. ओके। और एक बच्चा है आपका ऑलरेडी, दूसरा बच्चा आपको प्लान करना है, तो उसमें कितना एज गैप होना चाहिए? I think it's up to your own preference, but 3 years तो होना ही चाहिए, so that the child starts going to play school or something, you know, and you can take care of the another child. See, when you are bringing a child to the world, let me tell you, it's a very big responsibility that you are opting to take. आप खुद ले रहे हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आई थिंक कि इट्स फेयर फॉर द चाइल्ड कि आप उसको वो सब चीज़ दें जो पहले चाइल्ड को मिली है। इट्स फेयर इनफ, यू नो, कि दूसरे बच्चे को भी वही सब प्यार और वही सब, आप वही मेंटल फ्रेम में होने चाहिए हो कि दिस शुड बी लाइक योर फर्स्ट चाइल्ड। सो ओनली व्हेन यू फील कि ठीक है, हमारा ये बच्चा बड़ा हो गया है, दैट चाइल्ड नीड्स कंपनी और वी नीड अनदर चाइल्ड, सो देन यू शुड प्लान। इट्स अप टू यू, बट एटलीस्ट 3 साल का गैप होना सही रहेगा फॉर योर बॉडी बायोलॉजिकली। यस। सपोज आप एक ऐसी उम्र में आ गए हैं जहाँ आपने अगर एक बच्चा प्लान करना था या 2 करने थे, आप कर चुके, बट एक्सीडेंटली आप कंसीव कर लेते हैं। Okay. और अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको वो बच्चा नहीं चाहिए, तो जो डॉक्टर्स बेसिकली जनरली जो वो पिल्स देते हैं अबॉर्ट करने के लिए, क्या वो सेफ़ है? सी, फर्स्ट थिंग, अगर डॉक्टर दे रहा है, a qualified doctor is giving, then they are very safe. They're quite safe and they are a very good option. तो खुद से नहीं लेनी चाहिए केमिस्ट के पास जाके? 100% नहीं, क्योंकि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि डॉक्टर कैसे दे रहा है, मैं आपको बताती हूँ कि वाई इज़ इट सेफ व्हेन अ डॉक्टर इज़ गिविंग। वाई? बिकॉज ये जो दी जाती हैं पिल्स अप टू 45 days ऑफ प्रेगनेंसी या 63 days ऑफ प्रेगनेंसी तक ही दी जाती हैं, फर्स्ट थिंग। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारे पास ये होता है, somebody has come to me कि भाई मेरे 2 महीने हैं, 3 महीने, समटाइम्स यू आर नॉट ट्रैकिंग द टाइम प्रॉपरली, तो बेटर ये है कि एक अल्ट्रासाउंड हो। अल्ट्रासाउंड इज़ अ मस्ट टू सी कि सबसे पहली बात कि बच्चा यूट्रस में है या नहीं है, सैक यूट्रस में है, कहीं ट्यूब में तो नहीं है, सो दैट इज रूल्ड आउट। अल्ट्रासाउंड में ये पता लग जाता है, प्लस अल्ट्रासाउंड में पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट जेस्टेशन मीनिंग कि क्या कितना टाइम है।
से 15 days overdue है. So we prefer to give these medicines up to these abortions are legal in our country. So we prefer to give them within like जिसके 15 days overdue हुए हैं and they don't want to keep a pregnancy. These abortions are completely legal in our country and a registered medical practitioner वो दे सकता है इन टैबलेट्स को. और इनके खाने का भी जो फॉर्म होता है वो एक अलग तरीके से होता है जो आई विल नॉट से इट ऑन सोशल मीडिया बट आई वॉन्ट दैट आपको अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से ही वो पता करना चाहिए. लॉट ऑफ पीपल कम टू अस कि ब्लीडिंग हो गई, दे हैव टेकन मेडिकेशंस फ्रॉम द केमिस्ट या नोन पर्सन से कि भाई हमने भी खाई थी, तुम भी खा लो ये वाली मेडिसिन, बिकॉज दे आर वेरी इकोनॉमिकल. So that is the worst mistake you can do with your body. So छोटी सी चीज है. आप से मेडिसिन ना Self खाएं, medication is a लेके big अपने no. डॉक्टर के पास जाएं और अगर वो आपको बताती है कि आपको ये मेडिसिन लेनी है और वो सेफ है. Yes, yes. डॉक्टर, कई बार देखा जाता है कि आपका मेल पार्टनर या हस्बैंड जो है वो प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहते हैं, तो फीमेल्स के लिए क्या ऑप्शन है? क्या कॉपर टी, मरीना या कॉन्ट्रिसेप्टिव पिल्स जो हैं वो सेफ हैं, मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए? सी फर्स्ट थिंग इज मैं बहुत इजी टेक्निक एक बताऊंगी. अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर हैं तो अवॉइड रिलेशंस बिटवीन 11 to 18th डे. नंबर 1, 11 जैसे पीरियड का आज आपका यस ओव्यूलेशन टाइम को अवॉइड करें. कैसे? आपका आज पीरियड आया है तो टुडे इज द फर्स्ट डे. ये ध्यान से सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. हाँ, आपका आज पीरियड आया है तो टुडे इज योर फर्स्ट डे. सो 11th to 18th डे ऑफ द साइकिल जो होता है, अगर आपकी रेगुलर साइकिल्स हैं तो जैसे आपकी साइकिल अगर 28 डे की है तो आपकी ओव्यूलेशन जनरली 14th डे होती है. आपकी 30 डे की साइकिल है तो ओव्यूलेशन जनरली 15th डे होती है. लास्ट 14 डेज आर फिक्स्ड. ठीक है. अगर ये नहीं समझ में आया तो मोटा मोटा हम लेते हैं कि आपकी साइकिल आज शुरू हुई तो 11th to 18th डे के बीच में बेटर है कि नॉट टू हैव इंटरकोर्स ड्यूरिंग दैट टाइम. दैट इज जस्ट डेट्स का ध्यान रखने का. बट समटाइम्स योर पीरियड्स आर इरेगुलर एंड इफ योर पार्टनर इज नॉट यूजिंग अ बैरियर डिवाइस लाइक अ कॉन्डम, तो एक टुडे का टैबलेट भी आता है जो आप इंसर्ट कर सकते हो 5 minutes बिफोर, बट फिर भी उसमें 5% चांसेस होते हैं. तो इसलिए उसको भी दैट इज़ नॉट लाइक 100%. 100% तभी है जब आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हो. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जनरली सेफ हैं, आप 1-2 साल तक उसको ले सकते हो अगर आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या और कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है. तो दे आर टेकन फ्रॉम 3rd डे ऑफ योर पीरियड फॉर 21 days और उसको छोड़ा जाता है. पीरियड आएगा फिर 3rd डे से. बट प्रॉब्लम विद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज कि इट हैज़ टू बी टेकन रेगुलरली. आपने एक भी दिन मिस कर दिया तो आपका साइकिल भी मिस हो जाएगा, प्लस यू आर अगेन प्रोन टू कंसेप्शन. सो लोग सोचते हैं कि हम ऐसा तो नहीं कर सकते, हम भूल जाएंगे. सो कंप्लायंस बहुत कम होती है. तो आगे बात आपके मल्टीलोड या कॉपर टी. अगर आप किसी अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट से आफ्टर योर पीरियड्स डलती है मल्टीलोड या कॉपर टी अगर डलवाते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. अगर आपको सूट करता है तो इट गोज़ ऑन फॉर 3 to 5 years. सो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है. डॉक्टर, ज़माना एक्चुअली काफ़ी बदल गया है. जैसे आजकल कोई अपना बेबी बम्प छुपाता नहीं है, बल्कि आजकल तो शूट्स हो रहे हैं. पर हम जो ये बात कर रहे हैं ये बहुत छोटे तबके की है. लाइक बहुत छोटा सा पॉपुलेशन ऐसा है जो आजकल ये सब चीज़ें करता है या उसके एक्सेस में हैं चीज़ें. जैसे कि एक परफेक्ट डाइट लेना, परफेक्ट योगा क्लासेस में भी, ऑनलाइन योगा क्लासेस, और न्यूट्रिशन से मिलके आप अपनी डाइट प्लान करते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें. बट जैसे कि आप रूरल एरिया में काम करती हैं, वहाँ तो मुझे नहीं लगता कि ये फैसिलिटीज़ हैं, अभी भी अवेलेबल नहीं हैं आई थिंक. तो आप हमारे व्यूअर्स को कौन से वो टिप्स देना चाहोगे जिससे उनकी जो प्रेगनेंसी की राह है ना वो थोड़ी सी आसान हो जाए? मैं उनको कहती हूँ हेल्दी डाइट के अंदर ना ज़रूरी नहीं है कि महंगी डाइट हो. काले चने तो हर जगह मिलते हैं, तो काले चने बॉईल करके आप खा सकते हैं. एक मुट्ठी काले चने ले लिया, गुड़ है उसके अंदर आयरन है, केला है, वो एक अच्छी डाइट है. अगर आपको बेबी का भी वेट गेन करना है, मिल्क वगैरह तो जिस जगह मैं काम करती हूँ वहाँ मिल्क की तो कोई कमी नहीं है क्योंकि लोगों की अपनी गाय भैंसें हैं. सो दैट इज़ वन थिंग. अदर थिंग इज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि वहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी का इतना इम्पोर्टेंस है ना कि सभी कुछ महिलाएं या लेडीज़ जितनी भी हैं वो खुद ही करती हैं. तो नेचुरली उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत एक अच्छे स्तर पे रहती है, तो कहीं ना कहीं वो एक ब्लेसिंग बन जाती है. तो जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी का स्तर कहते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा है बिकॉज फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी रखते हैं. डाइट भी क्या है कि एग्स वगैरह ज़्यादा
वो इस तरह से एक्सपेंसिव नहीं है, तो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बस ओनली प्रॉब्लम विच आई फील इज कि लोग जहाँ सोचते हैं कि इन्यूमरेबल बच्चे बना लें, एक या दो बच्चे हों तो किसी को आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना स्ट्रेटा डाउन नहीं है जहाँ मैं काम करती हूँ। लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि 3-4 बच्चे होते चले जा रहे हैं, तो नेचुरली रिसोर्सेज वहाँ पर कम होते चले जाते हैं। तो प्रेगनेंसी में ये ध्यान रखें कि आप हरी सब्जियाँ जितनी हो सके उसको रॉ फॉर्म में, जितनी उनकी नेचुरल फॉर्म में खाएंगे उतना अच्छा है। अच्छे से धो के गाजर, मूली, इसको अगर सैलेड के रूप में खाएंगे तो अच्छा है। काले चने हैं, जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास उबालने का टाइम नहीं है तो भुने हुए चने आप ले सकते हैं। एग्स है, एग का वाइट भाग अच्छा है प्रोटीन के अंदर। और कई सारे सप्लीमेंट्स आते हैं जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री मिलते हैं, आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स। वो सप्लीमेंट्स जो है वो मैंने देखा है कि जितने लोग उन सप्लीमेंट्स को ठीक से लेते हैं ना, उनके बेबीज की हेल्थ डेफिनेटली बेटर है। तो ये रिसर्च चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हमारी डाइट हमारे को सब कुछ नहीं दे सकती। तो सप्लीमेंट्स जो लिखे जाते हैं प्रेगनेंसी में, अगर आप थोड़े दिन भी सीरियसली ले लेंगे तो आउटकम ज़रूर अच्छा होगा। और व्हाट अबाउट एक्सरसाइज? एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे प्रेगनेंसी के अंदर आई प्रेफर कि योगा इज़ वेरी सटल। और योगा के साथ क्या है ना कि कुछ जंपिंग्स या इस तरह की हैंगअप्स नहीं है। कोई भी योगा या प्राणायाम तो कर ही सकता है, तो कोई हैवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने एक फॉर्मूला रखा हुआ है इसके लिए कि जैसे कोई लेबरर है, वो भी तो प्रेग्नेंट होती है जी, तो जिस काम की आपको आदत है, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप सीढ़ियों वाले घर में रहते थे? सो सिंपल लाइक दैट कि आप अगर पहले से ही जो काम करते थे, आपने कंसीव भी उसी सिचुएशन में किया, अगर आपकी और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड, जैसे आपका प्लासेंटा लो नहीं है या आपको डॉक्टर ने स्पेशली रेस्ट को नहीं कहा हुआ या आपकी अबॉर्शंस की हिस्ट्री है, इस तरह से कुछ नहीं है, तो आप उसी चीज़ को, उसी दिनचर्या को चालू रखें। और आई थिंक सबसे सेफ एक्सरसाइज है योगा इन प्रेगनेंसी। आई वुड एडवाइज योगा हर कोई कर सकता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आपने प्रेगनेंसी की बात की, आपने एक्सरसाइज की बात की, आपने बताया कि हम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। कई कपल्स में देखा गया है डॉक्टर की हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, वो क्या होती है और इससे टैकल कैसे करते हैं लोग, या डॉक्टर्स कैसे टैकल करते हैं इससे? सबसे पहले तो जितनी ज़्यादा एज ग्रुप में आपकी प्रेग्नेंट होंगे तो आपके जो रिस्क्स हैं और तरह के रिस्क हैं, जो हेल्थ रिस्क हैं, वो बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर एंड शुगर इज़ वन सच थिंग। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो ब्लड प्रेशर जिनका हाई हो या शुगर हाई हो या थायराइड की प्रॉब्लम हो। आई फाइंड इट अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी टू मैनेज, क्योंकि इनको पूरे टाइम तक लेकर जाना एक गायनेकोलॉजिस्ट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। सो उसके अंदर एक तो पेशेंट का भी हमें कंप्लायंस चाहिए कि वो आए टाइम से, अपने चेकअप्स प्रॉपरली करवाए, और उसके साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि हम लोग उसकी मॉनिटरिंग इस तरह से रखें कि उसकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस का असर ना दिखाई दे। सो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर हाई ना हो। बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आप चलते फिरते आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका, एंड स्पेशली आफ्टर 5th month ऑफ प्रेगनेंसी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी शुगर्स हाई ना हो और आपके थायराइड की कोई इश्यूज़ ना हो या और कोई हार्मोनल इश्यूज़ ना हो या कोई आप सीजर्स की दवाई लेते हैं, तो एनी सच प्रेगनेंसी बिकम्स अ वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। और उसके लिए आपको सिर्फ एक ही जना पार लगा सकता है, वो है आपका ऑब्स्टेट्रिशियन, यानी कि आपका डॉक्टर। तो आपके डॉक्टर के संपर्क में रहिए, एंड जैसे वो कह रहे हैं मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल वैसा कीजिए, सो दैट आपकी अगर ये प्रॉब्लम से आपको कोई छुटकारा दिला सकता है वो है आपका डॉक्टर। एग्जैक्टली। एक और बात डॉक्टर, इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के जो आजकल केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इवन शायद वर्ल्ड वाइड। सो ब्रेस्ट कैंसर जो सर्वाइवर है, क्या वो बाद में प्रेगनेंसी प्लान कर सकता है? ब्रेस्ट कैंसर के केसेस क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? यू नो व्हाई? आई वॉन्ट टू से कि क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कम होती चली जा रही है। सो दैट इज़ ऑल्सो, देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट कैंसर। सो पीपल हु फीड लेस, ब्रेस्ट फीड लेस करते हैं, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स जेनेटिक रीज़न भी हैं। तो जिनको ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है और वो कीमोथेरेपी ले चुके हैं एंड कैंसर रिसेशन में जा चुका है, तो आई थिंक 1 or 2 years दे हैव टू वेट इवन आफ्टर दैट। क्योंकि जो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, उनके साइड इफ़ेक्ट्स
फिर भी वो कर सकते हैं, सरपास कर सकते हैं, एंड फिर उसके बाद अपना प्रॉपर हेल्थ चेकअप कराएं. अगर रिमिशन में जा चुका है कम्प्लीटली, तो देन दे कैन विद द हेल्प ऑफ देयर डॉक्टर्स प्लान देयर प्रेगनेंसी. हाल ही में ना मेरे साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा हुआ. मैं अभी अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गई थी और उनका बच्चा है 1.5 साल के करीब का, और वो जो हैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं. तो शी सेड क्योंकि मैं अपने बच्चे को एक ही साइड से ब्रेस्ट फीड कराती हूँ तो मेरे ब्रेस्ट साइज़ में चेंज आ गया. तो ऐसा होता है क्या, ब्रेस्ट फीड कराने से आपके ब्रेस्ट साइज़ में चेंज हो जाता है, या फिर वजह कोई और है इसके पीछे? सी, ब्रेस्ट इज़ ऑल फुल ऑफ फैट एंड उसके अंदर डक्ट्स होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली. सो एक ही साइड से अगर कराएं या 2 साइड से कराएं, ब्रेस्ट का साइज़ थोड़ा तो बढ़ता ही है, बिकॉज उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है. समथिंग विच इज़ एक्टिव, और फैट तो है ही उसमें, एंड ओवरऑल बॉडी का फैट बढ़ गया है तो ब्रेस्ट साइज उसकी वजह से भी बढ़ रहा है. बट आई वुड एडवाइज कि दोनों साइड से इक्वल फीड होना चाहिए, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वेयर द राइट साइज ऑफ अंडर गारमेंट्स इवन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग. एंड ऑफ कोर्स इट विल टेक शेप इवेंचुअली. तो जब आप ब्रेस्ट फीड छोड़ेंगे तो इट विल टेक इट्स नॉर्मल शेप या नॉर्मल कोर्स. सो दे आर नेवर इक्वल, let me tell you. Okay. This is a myth कि they are equal, you know. Okay, so अब हमें बात करनी होगी मिथ्स के बारे में. Oh yes. आज भी इतने सारे मिथ्स हैं इंडिया में, और ख़ासकर हमारी घर में जो बड़ी बुज़ुर्ग औरतें हैं, और या फिर हमारी सोसाइटी में जो हैं बड़ी बुज़ुर्ग औरतें, उनकी तरफ से बहुत सारे मिथ्स आते हैं. इवन अभी भी हमारे घरों में चलते हैं. सबसे पहला मिथ है कि आप 2 लोगों के लिए खाना खाएं, कि अपने लिए और अपने बच्चे के लिए. आई थिंक अच्छी हाई प्रोटीन डाइट खानी चाहिए. आप 2 लोगों के लिए खाएंगे, फिर आपको 2 लोगों के लिए डाइट भी करना पड़ेगा. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट, जस्ट डोंट हॉग के. ठीक है, क्रेविंग्स होती हैं, जैसे हम लोग चीट डे रखते हैं, अगर हम डाइट में भी होते हैं तो चीट डे रखते हैं ना. तो कभी कभी क्रेविंग्स को यू एंजॉय दैट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. कभी कभी क्रेविंग्स में यू जस्ट गिव अवे, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज आप 2 लोगों के लिए खाएं. अगर 2 लोगों के लिए खा रहे हैं तो 2 लोगों के लिए एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा. यस. और दूसरी बात, केसर और अगर आपने नारियल पानी पिया है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान तो बच्चा गोरा होगा. आई थिंक ये सब जेनेटिकली जेनेटिक्स के ऊपर है. नारियल पानी कहाँ पे साउथ में ज़्यादा पिया जाता है. yes. तो क्या आप कहेंगे कि साउथ में ज़्यादा अच्छे गोरे बच्चे होते हैं या? एंड आई थिंक हाउ डज इट मैटर, एज लॉन्ग एज द बेबी इज़ हेल्दी, द बेबी इज़ ब्यूटिफुल नो मैटर व्हाट कलर द बेबी इज़. और लाइक बेबी बम्प को देखकर आप जेंडर का पता चला सकते हैं. जैसे ये बहुत आता है, ये बहुत आता है. सी, क्या क्या वो है, हमारे वेरिएबल्स क्या हैं, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगी. वेरिएबल ही जहाँ 2 हैं. yes. तो जहाँ जो सही हो जाता है, किसी आंटी जी ने कह दिया कि तुम्हारा तो लड़का होगा, तो 50% चांस है कि वो सही होगी. तो जिसके लिए सही हो जाता है वो ये मिथ को मानने लग जाता है, जिसके लिए गलत हो जाता है वो ये मिथ को मानता नहीं है. बट आई डोंट थिंक, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी सच थिंग कि यू कैन टेल द जेंडर जस्ट बाय सीइंग द बेबी बम. आई डोंट थिंक सो. प्रेगनेंसी के दौरान देसी घी खाने से आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी. आई थिंक देसी घी अगर आप वाकई देसी है तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है. आई वुड से अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और अच्छी डाइट लेते हैं, और वो कॉन्स्टिपेशन नहीं कॉज करेगा. लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया. नॉर्मल डिलीवरी के साथ इसको एसोसिएट ना करें. ठीक है, देसी घी खाइए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं है देसी घी से. ओके. एंड ये तो काफ़ी लाइक कॉमन है कि अगर एक्लिप्स में आप बाहर निकलते हैं और आप प्रेग्नेंट हैं तो इसका असर आप पर और बच्चे पर होगा. आई थिंक पहले ज़माने में ना लोग इस तरह के नॉर्म्स बनाते थे ताकि वो किसी वजह से, कोई साइंटिफिक रीज़न होगा उसका, लेकिन कोई किस वजह से रोके कैसे इस तरह से किसी को बाहर जाने से या उसके दुष्प्रभाव से या कोई. तो मुझे लगता है कि ये नॉर्म्स उस समय बनाए गए थे, बट वी हैव नेवर एक्सपीरियंस. हमें कई बार आधे से ज़्यादा टाइम तो पता ही नहीं होता कि किस दिन ग्रहण लग रहा है या किस दिन नहीं लग रहा है. तो आई डोंट थिंक इट हैज़ एनीथिंग, वी हैव नेवर सीन इट इन आवर प्रैक्टिस कि इस तरह से कुछ प्रॉब्लम हुई हो किसी को. Thank you so much, Doctor, to talking to us, and it was lovely talking to you. Thank you so much. It was a pleasure being here. Okay. So, आज के सेहत टॉक्स में इतना ही. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने सवालों के जवाब मिले होंगे. अगर आप और भी कोई सवाल है जो आपके मन में जो करना चाहते हैं आप हमसे, तो हमें हमारे
स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में सवाल भेज सकते हैं। हम और हमारी टीम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिले। साथ ही आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट एपिसोड में किस स्पेशलिस्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं सेहत टॉक्स के अगले एपिसोड में। नमस्ते।